Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये बात समझ ली थी कि आखिरकार IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दुनिया के अंदर आया क्यों। दुनिया के अंदर अकाउंटिंग के यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कौन सी है, कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक डिजायर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो और फेथफुली प्रेजेंट हो रही हूं, इसलिए बनाते हैं हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए क्या अजम्पशंस इस्तेमाल की जा रही होती हैं, ये सारी की सारी बातें हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली हुई थी। अब आज जो मैं बात कंटिन्यू करना चाह रहा हूं वो इस बात से कंटिन्यू करना चाह रहा हूं कि देखें, एक अकाउंटेंट ने ये बात समझ ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। आप समझ लीजिए मेरी बात को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना यानी अपने शेयर होल्डर को हिसाब किताब को दिखाना, अपनी हिसाब किताब अपने शेयर होल्डर्स अपने ओनर्स को प्रेजेंट करना, ये एक अकाउंटेंट का कर्तव्य है, ये एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, ये एक अकाउंटेंट का बरम है। इतनी बात तो हमने मान ली, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जा रही होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस क्वालिटी के ऊपर बनाई जाएंगे। देखें, जब भी कभी आपसे कोई पूछता है ना कि आखिरकार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो जब आपने मेरा लास्ट पार्ट लिया हुआ है आईएसबी की कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, तो हर बंदा छूटता ही ये बोलता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कलेक्टिव नाउन है जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आती है, डिस्क्लोजर्स आती है। सर ये जो पांच चीजें हैं इनको कलेक्टिवली मिला के क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक अकाउंटेंट अपने हाथ में 5 पेजेस लेके खड़ा हो, एक पेज का नाम हो इनकम स्टेटमेंट, एक पेज का नाम हो बैलेंस शीट, एक पेज का नाम हो कैश फ्लो, एक पेज का नाम हो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक पेज का नाम हो डिस्क्लोजर, तो अगर कभी भी कोई भी अकाउंटेंट 5 पेज अपने हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो वो ये कह सकता है कि मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है, आओ जरा शेयर होल्डर मैं तुम्हें ये बात पढ़ा दूं। आज तक हमारा यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों खूब समझ लीजिए, जब आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन रहा था ना, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सारे उसूल यानी सारे बैकग्राउंड सारी लॉजिक तय कर रहा था। तो आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हर अकाउंटेंट को ये चेतावनी दे दी या हर अकाउंटेंट को इस बात के लिए खबरदार कर दिया और कह दिया कि देखो, तुम ये ना समझना कि जब भी कभी कोई अकाउंटेंट 5 पेजेस लेके खड़ा होगा तो हर 5 पेजेस को कहा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो 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 नो, ये बात सच है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कलेक्टिव नाउन है, 5 चीजों के मजमूए को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पीस ऑफ पेपर पे अगर आपने इनकम स्टेटमेंट लिख दिया, बैलेंस शीट या कुछ और नाम लिख दिया तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लकब दे देंगे। नो 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 नो, आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने कहा कि हर 5 पेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहला सकते, हर वो 5 पेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहला सकते हैं जिसके अंदर कुछ खुसूसियात यानी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? दुनिया में कोई भी अकाउंटेंट अगर हर 5 पेज अपने हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो हर चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, हर वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। और खुसूसियात से हमारी मुराद ये है कि उसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। क्लियर होती है बात? ये अब ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसका मतलब है खुसूसियात, क्या क्वालिटीज पाई जाएं उन 5 पेजेस के अंदर, तो हम इजाजत देते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा है हम इजाजत देते हैं कि उन 5 पेजेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये क्वालिटी की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एक टाइप की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम सही जाहिर है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका हर वक्त होना लाजिम है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी की सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका हर वक्त होना लाजिम है। अगर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी एक क्वालिटी नहीं दिख रही हुई तो हम हर 5 पेजेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने की इजाजत नहीं देते जब तक कि ये फंडामेंटल क्वालिटीज उन 5 पेजेस के अंदर ना नजर आए। अच्छा, वो क्या 5 क्वालिटीज हैं, अभी हम इसके ऊपर चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिनका नाम रखा गया है इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो खुसूसियात या वो क्वालिटीज होती हैं
जो कि अगर हो तो क्या ही बात है, जो कि अगर हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर ना हो तो भी गुजारा कर लेंगे, तो भी चलेगा, नहीं तो भी गुजारा कर लेंगे। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना पाई गई तो हम ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मानते ही नहीं है। हम एक अकाउंटेंट को कहेंगे कि इस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये कबाड़ा है, ये बेकार चीज है। लेकिन एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाती हैं, आपके हिसाब किताब के ऊपर चार चांद लगाती हैं। अगर ये ना भी हो तो गुजारा तो कर लिया जाएगा, तो गुजारा तो कर लिया जाएगा, लेकिन अगर ये हो तो क्या ही बात है। क्लियर होती है बात ये? अब हमने दोनों टाइप की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर पढ़नी है। हमने फंडामेंटल भी पढ़नी है और हमने एनहांसिंग भी पढ़नी है। आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर 2 फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 4 एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा 2 फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। हम सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ने जा रहे हैं, तो बेटा खूब समझ लीजिए कि देयर आर 2 फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिनके बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं कहलाएंगी। पहली है रेलेवेंस और दूसरी है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आपका सवाल यह होगा कि सर रेलेवेंस का मतलब क्या है, सर व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंस? तो कहते हैं रेलेवेंस का मतलब यह है कि ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी चॉइस नहीं दे रहे, लाजिम, ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एनी इंफॉर्मेशन विच इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन द डिसीजन मेड बाय यूजर्स। सुन लीजिए बेटा, सबसे पहली फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के पास गया और मैंने उसको ये पूछा कि यार जरा मुझे बताओ ऐसी कौन सी खुसूसियत है जो कि अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद हो तो तुम इसके ऊपर ईमान लेकर आओगे, वरना ईमान ही नहीं लेकर आओगे। तो कहने लगे हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेलेवेंस होनी चाहिए। मैंने बोला भैया रेलेवेंस का क्या मतलब है? तो कहने लगे हम हर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानते हैं जिसके अंदर सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरी बात समझ रही नहीं समझ रहे आप? हमने आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से जाके पूछा कि रेलेवेंस का मतलब क्या है, तो कहने लगे रेलेवेंस ये है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई अकाउंटेंट बनाए तो उसके अंदर लाजिम है, मस्ट है कि वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड करे। मैंने आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से ये पूछा कि भैया ये रेलेवेंट का क्या मतलब होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और कौन सी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो पहले तो उन्होंने एक जेनेरिक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहने लगे एनी इंफॉर्मेशन विच इज केपेबल ऑफ अफेक्टिंग यूजर्स डिसीजन इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोला भैया? कहने लगे वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन हो, यानी इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो कि वो आपके इन्वेस्टर के यानी प्राइमरी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? रेलेवेंट। मैं थोड़ा सा ना बार बार रिपीट करूंगा। रिपीट करने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार बस मेरा लेक्चर सुने और इसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एग्जाम से बस पहले पढ़ें, बार बार ना पढ़ें इसको, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा। स्टोरी ये थी कि हर 5 पेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहलाते। तो हमने आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से जाके पूछा कि ऐसा क्या करें कि तुम हमारी बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ईमान ले आओगे। तो सबसे पहले कहने लगे कि देखो कुछ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे कोई माफी नहीं है और कुछ इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे बर्दाश्त है। तो कहने लगे सबसे पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रेलेवेंस मौजूद होनी चाहिए। हमने बोला भाई ये रेलेवेंस का क्या मतलब है? तो कहने लगे उसके अंदर सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
मौजूद हो। हमने बोला भाई ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो कहने लगे हर वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि शेयर होल्डर या यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकती हो। हमने बोला नहीं भाई नहीं, जरा डिटेल के अंदर समझाइए कि रेलेवेंस से क्या मुराद है। तो कहने लगे रेलेवेंस को आप दो तरीकों से समझ सकते हो, रेलेवेंस को आप दो तरीकों से समझ सकते हो। हमने बोला भाई क्या दो तरीके, देखें कहने लगे हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट कहलाएगी जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही हो जो कि अपने यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन दे रही हो, कंफर्मेटरी वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू और बोथ। क्या बात हुई भाई, कहने लगे हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट कहलाएगी जो कि यूजर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हमने बोला भाई ये यूजर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इस बात का मतलब क्या है, यानी यूजर को क्या ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ईमान लेकर आ जाता है, शेयर होल्डर हम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। तो कहने लगे देखो वो इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है जो के कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करे आपके शेयर होल्डर को। हमने बोला भाई शेयर होल्डर को क्या वैल्यू चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो क्यों पढ़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या क्या काम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो बोलने लगे कि भाई हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट कहलाएगी जिसके अंदर शेयर होल्डर को वैल्यू मिलती हो। सर कौन सी वैल्यू मिलती हो, उसको कंफर्मेटरी वैल्यू मिलती हो। सर कंफर्मेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, कंफर्मेटरी वैल्यू का मतलब यह होता है कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंफर्म कर लें कि जो बातें हमें दिखाई जा रही हैं या जो बातें हमें दिख रही हैं उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, उसमें सच्चाई है या फिर सच्चाई नहीं है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उस कंपनी ने शेयर इशू किया और जब शेयर इशू कर रहे थे यानी अपने शेयर होल्डर से फंड्स रेज कर रहे थे तो कहने लगे हम इस फंड्स को आने वाले साल के अंदर इस्तेमाल करेंगे एक पावर प्लांट लगाने के लिए। अब एक आपने शेयर इशू किए, शेयर होल्डर से पैसा रेज कर लिया, अब आपका शेयर होल्डर साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने का वक्त वेट कर रहा है। वो कह रहा है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास आए तो इसके अंदर जाके मैं देखूंगा कि मुझसे पैसे रेज किए थे इन्होंने कि ये पावर प्लांट बनाएंगे, क्या इन्होंने पावर प्लांट बनाया या नहीं बनाया। ये कह रहे थे कि इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हैं कि ये लोग ये पेन बेचा करते हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने दो, मैं इनका रेवेन्यू देख के चेक करूंगा कि देखो आजकल इतने सारे पेन्स बिक रहे हैं, इतने सारे पेन्स बिक रहे हैं, क्या इन्होंने मेरे फंड्स को यूटिलाइज करके ये पेन सक्सेसफुली बेचा या नहीं बेचा। आपका शेयर होल्डर, आपका यूजर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसलिए ईमान लेकर आता है, इसलिए चेक करना चाहता है बिकॉज ही वांट्स टू कंफर्म कि यार जो इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, जिसके बारे में सुनाया जा रहा था, क्या वो सच है या फिर सच नहीं है। आपका सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह 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 भाई दिस इज गोइंग टू बी आवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर। Now you got the impression as an investor या as a potential investor कि यार ये साल बम्पर साल होगा, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने का वेट करेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने का वेट करेंगे बिकॉज यू वांट टू कंफर्म कि यार सीईओ ने वो जो स्टेटमेंट दी थी कि हमारी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी आ भी रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या नहीं आ रही है। क्लियर। तो बेटा खूब समझ लीजिए, हर वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहलाएगी जो कि आपके शेयर होल्डर को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करे। और आपका शेयर होल्डर क्या वैल्यू देख रहा होता है, पहली डिस्कशन हमने क्या की कि आपका शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंफर्मेटरी वैल्यू देख रहा होता है, यानी वो कंफर्मेशन चाह रहा होता है अपनी अजम्पशन, अपनी प्रिजम्पशन, अपनी इंफॉर्मेशन की। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए है ताकि वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर ईमान लेकर आ जाए, वो सारी बातें आपको बताना लाजिम है। प्लस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका शेयर होल्डर एक बहुत बड़ी चीज और तलाश कर रहा होता है, वो होती है प्रिडिक्टिव वैल्यू। प्रिडिक्टिव वैल्यू आपके डायरेक्टर्स ने खुले अवाम के सामने कहा था या स्टॉक एक्सचेंज के नोटिस के अंदर यह बोला था कि वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इनटू अ न्यू रीजन,
या मिसाल के तौर पे आप इंडस मोटर्स कंपनी है, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक नोटिस भेजा कि वी हैव एक्सपोर्टेड ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आउटसाइड पाकिस्तान and there is a good possibility that we might get a large order towards the year end. ये स्टॉक मार्केट के नोटिस में लिखा हुआ था या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सीईओ ने बोल दिया था। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने का वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि आप देखना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि क्या वाकई में एक्सपोर्ट सेल रिकॉर्ड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, कहीं एक्सपोर्ट सेल के अगेंस्ट कोई वारंटी क्लेम्स तो नहीं आए हुए, उस एक्सपोर्ट सेल के अगेंस्ट कंपनी ने कोई प्रोविजंस तो नहीं बनाए हुए, कहीं सेल्स होने के बाद में कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं हो गई थी। ये सारी चीजें आपका शेयर होल्डर चेक करना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि ये एक्सपोर्ट का मॉडल आगे चलेगा या नहीं चलेगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जब भी कभी कोई शेयर होल्डर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है तो वो उसमें से कोई ना कोई वैल्यू ड्राइव करना चाहता है, यानी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव करना चाहता है। और आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट होंगी तुम्हारे इन्वेस्टर्स के लिए या तुम्हारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जबकि कम से कम इतनी वैल्यू तो प्रोवाइड करें कि उसके अंदर प्रेडिक्टिव वैल्यू भी आती हो, कंफर्मेटरी वैल्यू भी आती हो, या दोनों आते हो, ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद जो अहम डिसीजन लेने हैं तुम्हारे यूजर ने वो ले सके। क्लियर? एक तो रेलेवेंस को समझाया गया है आपके आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कंफर्मेटरी वैल्यू और प्रेडिक्टिव वैल्यू के कॉन्सेप्ट से, और दूसरा रेलेवेंस को समझाया गया है आपके आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर मटीरियलिटी से। मटीरियलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियलिटी? कहते हैं एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should include all information which is material to the users of financial statements। क्या कह रहे हैं? एक और कॉन्सेप्ट ये बोलने लगे कि भाई हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो। कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद हो? कंफर्मेटरी वैल्यू मौजूद। कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद हो? प्रेडिक्टिव वैल्यूज मौजूद हो। कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद हो? भाई कम से कम वो इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद हो जो कि मौजूद होनी चाहिए थी। भाई सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद होनी चाहिए है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल इंफॉर्मेशन हर वो इंफॉर्मेशन है जो कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना मौजूद होती तो यूजर का डिसीजन खराब हो जाता। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट यह है कि भाई एवरी मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड विद इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या मतलब एवरी मटीरियल इंफॉर्मेशन? ये मटीरियल का मतलब क्या है? तो कहने लगे मटेरियल इंफॉर्मेशन हर वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको अगर ना बताया जाए, जिसको अगर ओमिट कर दिया जाए या जिसको गलत तरीके से बताया जाए तो यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है। हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि जिसके बारे में अगर यूजर को ना बताया गया तो वो गलत फैसला ले लेगा। तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दाखिल कर लीजिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपको क्लियर बात हो रही है या नहीं हो रही है? तो भाई हर वो इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल डीम की जाएगी, यानी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ना बताई गई शेयर होल्डर को तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसके डिसीजन गलत हो जाएं। हर ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन बताना लाजिम है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज मटेरियल नहीं है, कॉमन सेंस सोचते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है अब्दुल शकूर आज लेट आया ऑफिस। आपको लगता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमने अपने शेयर होल्डर को ना बताई तो उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, उसके डिसीजन गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं। आपका शेयर होल्डर तो शायद अब्दुल शकूर को जानता भी नहीं है, तो अगर आपका शेयर होल्डर अब्दुल शकूर को जानता ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मिसाल के तौर पे आपके वेयर हाउस के अंदर आग लगी थी, डू यू थिंक कि ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को बताना जरूरी है या नहीं है? बतानी चाहिए। अगर आग लगने वाली बात आपने अपने शेयर होल्डर को ना बताई तो वो कैसे एजीएम के अंदर जाके डायरेक्टर्स का गला पकड़ेगा
कि भैया तुमने ये फायर सेफ्टी सिस्टम्स क्यों नहीं लगाए थे कंपनी के अंदर, हमसे तो पैसे ले लेते हो, कंपनी में खर्च नहीं करते, क्यों तुमने इंश्योरेंस करा के नहीं रखी हुई थी, क्यों इतना बड़ा इन्वेंट्री का नुकसान हो गया। डू यू थिंक कि अगर आग लगने वाली बात ना बताई जाए तो शेयर होल्डर की डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? देखो कैसे जज करें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप बस थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर ये ना बताऊं तो सामने वाले के साथ क्या होगा। अगर आप समझते हैं कि अगर ये सामने वाले को ना बताया तो सामने वाले का नुकसान हो जाएगा, तो फिर बेहतर है कि बता दो, तो फिर ये बेहतर है कि बता दो। क्लियर होती है बात? जब भी मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है ना बेटा, तो ये बात याद रखना, मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। सर क्या मतलब इस बात का कि मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक? देखिए, मटीरियलिटी वैरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी के अंदर लेट्स से 5 लाख रुपए की अमाउंट बहुत मटीरियल हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो मेरी कंपनी है, इस मेरी कंपनी के अंदर अगर 5 लाख रुपए का कोई नुकसान हो जाए तो भाई मेरे को, अगर मेरा एम्प्लॉय नहीं बता रहा तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है 5 लाख रुपए। आपको पता है मैं गरीब आदमी हूं, 100-200 रुपए कमाने वाला आदमी, तो मुझे अगर 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए मेरी कंपनी के अंदर, मेरे लिए मटीरियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं, लेट्स से टोयोटा की बात करें, तो आप टोयोटा कंपनी को 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो वो 5 लाख रुपए जब मिलियंस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी तो उसके अंदर 0.5 मिलियन होगा, और वो भी अगर येन में कन्वर्ट कर ली जाएंगी तो वो कुछ सेंट्स के बराबर नजर आएगा। अब ये 5 लाख रुपए की कोई इन्वेंट्री खराब हो गई या इन्वेंट्री जल गई या ऑब्सोलीट हो गई, क्या ये बताना शेयर होल्डर्स को जरूरी है? नहीं। मतलब ये वो वाली चीजें हैं जो कि राउंडिंग ऑफ के अंदर भी गायब की जा सकती हैं। देखिए, मटीरियलिटी इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। हो सकता है मेरे लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो, टोयोटा कंपनी के लिए ना हो सकता है मेरे लिए 5,000 रुपए छोटी रकम हो लेकिन आपके लिए 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो। अब बच्चे बोलेंगे सर 5,000 रुपए तो हमारे लिए भी कोई बड़ी रकम नहीं है। झूठ। जब आप लोग एडमिशन लेने आते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट भी नहीं छोड़ रहे होते, तो डेफिनेटली आपके लिए 5,000 रुपए की रकम एक बड़ी रकम है, लेकिन शायद मेरे लिए 5,000 रुपए की रकम उतनी बड़ी रकम नहीं है। वैसे है, हाँ, तुम डिस्काउंट नहीं मांगने शुरू कर देना भाई, है, सॉरी झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था। क्लियर होगी बात? तो खूब समझ लीजिए, मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक। हर कंपनी के ऊपर एक बेंचमार्क अप्लाई नहीं किया जा सकता कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि कितनी की इंफॉर्मेशन मटेरियल है और कितनी की नहीं है। फिर एक और बात, ये बात याद रखिएगा, मटीरियलिटी हैज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जब भी मटीरियलिटी को जज किया जाता है ना बेटा, कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को बताएं और क्या ना बताएं तो भी चलेगा, तो बेटा याद रखना मटीरियलिटी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अज्यूम करता हूं कि लेट्स से अल्लाह ना करे आप यूनिलीवर के सीएफओ हैं, अल्लाह करे खैर, लेकिन मैं मजाक में बोल रहा था। लेट्स से आप यूनिलीवर कंपनी के सीएफओ हैं और आपकी कंपनी के अंदर कोई चोरी हो जाती है, कोई पैसे लेके भाग जाता है। लेट्स से आपकी कंपनी से कोई 50,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। अब आपको लगता है यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, उस इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 50,000 रुपए चोरी हो जाना, क्या ये कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करना लाजिम हो, उनको लाजिम तौर के ऊपर बताना हो? 50,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है यार जो है यूनिलीवर के लिए। 1 घंटे का इससे ज्यादा खर्चा होता होगा यूनिलीवर को चलाने के अंदर। 50,000 रुपीज इज नथिंग फॉर देम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फाइनेंशियली 50,000 रुपए की कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो 50,000 रुपए की कंपनी के अंदर चोरी हुई है, ये आपकी कंपनी के हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने 50,000 रुपए चुराए थे, या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बंदा है जिसने 50,000 रुपए चोरी किए थे और वो पकड़ा गया है, तो अब आप बताएं, क्वांटिटेटिवली तो ये इमटेरियल है, 50,000 रुपए छोटी रकम है जो है यूनिलीवर के लिए, लेकिन क्वालिटेटिवली सोचो, तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तुम्हारा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने 50,000 रुपए कंपनी की चुराए हैं। अब जरा सोचो क्वालिटेटिवली, क्या ये ऐसी बात नहीं है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को जाके बताएं? मतलब आप जरा सोचें, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को बिजनेस के अंदर रखा ही इसलिए गया था ताकि वो एक ओवरसाइट रखे बिजनेस के अंदर और शेयर होल्डर के राइट्स को सेफगार्ड करे। वो साला जिसको चौकीदारी के ऊपर बिठाया था, उस चौकीदार ने ही चोरी कर ली।
तो है तो सिर्फ 50,000 रुपए की बात, लेकिन क्या शेयर होल्डर को इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई जरूर पता होनी चाहिए। भाई चौकीदार ने 50,000 रुपए की चोरी कर ली है, आज अगर उसने 50,000 की चोरी की है तो कल 50 करोड़ रुपए की चोरी करके दिखाएगा। भाई क्वालिटेटिवली ये इंफॉर्मेशन इतनी मटीरियल इंफॉर्मेशन है कि इसको लाजिम है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को जाके बताएं। क्लियर होती है बात? तो मटीरियलिटी हैज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। कभी कभार कुछ इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिवली बहुत लो वैल्यू की होती है, लेकिन अगर क्वालिटेटिवली उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना लाजिम है। और ऐसा कहां लिखा है कि हर मटीरियल इंफॉर्मेशन चाहे वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना लाजिम है? ये लिखा हुआ है आपके रेलेवेंस के सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर? पढ़ लेते हैं जरा। Financial information can make a difference if it has predictive value or confirmatory value or both. Materiality का concept, information is material if omitting, misstating or obscuring. Omitting का मतलब मत दिखाना, exclude कर देना। misstating का मतलब गलत बताना। obscuring का मतलब गलत तरीके से बताना। ऑब्सक्योरिंग का मतलब होता है गलत तरीके से बताना, यानी ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर नहीं बताना, बल्कि गलत तरीके से बताना। मिसाल के तौर पे एक मिसाल बनाते हैं। एक दिन आप घर गए, तो आप जब घर गए ना, तो घर जाते ही आपका छोटा भाई आपके पास आया, कहने लगा भैया मुझे लगता है कि आपको जो है ना एक नया मोबाइल ले लेना चाहिए। आपका मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, क्या आप कब तक पुराने मोबाइल के ऊपर रहोगे? मेरे ख्याल से तो आपको पुराने मोबाइल को देखना भी नहीं चाहिए आज के बाद। यू शुड मूव ऑन टू न्यू थिंग्स। एंड मे बी अगर आप बोले तो मैं जाके अम्मा अब्बा से बात करता हूं था कि आपको भाई नया मोबाइल मिलना चाहिए। अच्छा, आपके दिल में बड़ा आया है यार, क्या मेरा भाई है यार, बड़ा टाइट भाई है, कह रहे नया मोबाइल मुझे खरीद लेना चाहिए, मैं तो और कह रहे देखना भी नहीं चाहिए, मैं तो घर पे छोड़ के गया था। मेरे हिसाब से तो सही था, लेकिन अब भाई कह रहा है यार बड़ा टाइट, यार कितना प्यारा भाई है मेरा। आपने उसको पप्पी शप्पी कर दी, आपने बोला यार टाइट भाई है यार तू मेरा, जाना यार अम्मा बस से आके बात करना, तो वो जो है वो मुझे नया मोबाइल दिलाए ना, ये पुराना वाला तू रख ले। आपके भाई ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, आप बस नया ले लो। आपने बोला यार क्या टाइट भाई है, बात करना यार अम्मा बस से जाके। थोड़ी देर में खैर आप अपने कमरे तक गए, आपने अपना मोबाइल उठा के देखा, पता चला मोबाइल की स्क्रीन विनीन सब टूटी हुई है। अब आपको अपने भाई पे उतना ही प्यार आ रहा है जितना पहले आ रहा था। बाद में आपको पता लगा ना भाई ने जो है तोड़ दिया था मोबाइल को। अब आपकी हट रही है या नहीं हट रही? आपकी हट रही है, लाजिम आपकी हट रही है। देखिए, आपने अपने भाई को जाके गले से पकड़ा, आपके भाई को आपने जाके गले से पकड़ा और आपने बोला अबे साले मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था? आपके भाई बोल रहे नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो आपको ये कह रहा था आपको नया मोबाइल ले लेना चाहिए। गलत थोड़ी कहा मैंने कुछ, आपको नया मोबाइल ले लेना चाहिए। आपने अपने भाई की कॉलर पकड़ के बोला अबे क्या बोल रहा है, पहले असल बात तो बता था कि तूने मेरा मोबाइल तोड़ दिया है, फिर उसके बाद में बात होती कि भाई ये तूने मुझे रिकमेंड कर रहा है कि मैं नया मोबाइल ले लूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑब्सक्योरिंग का मतलब होता है कोई बात को ठीक से ना बताना। आपके भाई ने आपको ये तो जरूर बोला कि आपको नया मोबाइल खरीद लेना चाहिए, लेकिन असल बात नहीं बताई कि आपका पुराना मोबाइल टूट गया। दिस इज चीजों को ढांपना या गलत तरीके से बताना या ऑब्सक्योर करना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या कहते हैं भाई, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions of the primary users of general purpose financial statements। मटीरियल इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, हर वो इंफॉर्मेशन मटीरियल है जिसको अगर ना बताया जाए, गलत बताया जाए, गलत तरीके से बताया जाए तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिसीजन गलत हो जाएगा। हर वो इंफॉर्मेशन क्या है, मटीरियल है। बात समझ में आती है आपको? तो हमने ये बात समझ ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लकब देना है तो फिर लाजिम है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होनी चाहिए। और रेलेवेंट होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कंफर्मेटरी वैल्यू भी हो, प्रेडिक्टिव वैल्यू भी हो, या दोनों हो, और उसके अंदर हर मटीरियल इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए है। क्लियर? पहले पॉइंट के अंदर आईएसबी के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने यह बोला
कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी मानेंगे जब उसके अंदर सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल हो। और फिर सेकंड पॉइंट में ये बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे जब उसके अंदर सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल भी हो, और दूसरी बात ये कि उसको फेथफुली रिप्रेजेंट भी किया जा रहा हो। क्या? उसको फेथफुली रिप्रेजेंट भी किया जा रहा हो। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगी जिसके अंदर सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद हो और उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फेथफुली रिप्रेजेंट भी किया जा रहा हो। सर, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सर क्या? वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। हर वो इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन कहलाएगी जिसके अंदर कंप्लीटनेस है, यानी जो बात बताई जा रही है वो मुकम्मल तरीके से बताई जा रही है। मिसाल के तौर पे आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्रॉपरली क्लासिफाई करें, करंट अलग करें, नॉन करंट अलग करें, लाइबिलिटीज के अंदर करंट लाइबिलिटी अलग करें, नॉन करंट लाइबिलिटी अलग करें। मिसाल के तौर पे आपने इक्विटी दिखानी है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो उस इक्विटी दिखाने के अंदर आपको बताना चाहिए कि इसमें शेयर कैपिटल कितना है, इसके अंदर प्रीमियम कितना है, इसके अंदर स्पेसिफिक रिजर्व्स कितने हैं, जनरल रिजर्व्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स कितने हैं। ये सारी बातें पता होनी चाहिए हैं, तभी इक्विटी की इंफॉर्मेशन काम की इंफॉर्मेशन है, वरना नहीं है। अज्यूम करें कि आपके सामने एक बैलेंस शीट आती है और इस बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है टोटल एसेट्स 1 लाख। आपने अपने अकाउंटेंट को बुला के बोला, यार ये तुमने मुझे कैसी बैलेंस शीट दिखा रहे हो? उसने बोला, सर मैं वादा कर रहा हूं दुनिया के किसी भी ऑडिटर से ऑडिट करा लो, ये बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। इस बैलेंस शीट के अंदर जो 1 लाख के टोटल एसेट्स आ रहे हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं अपनी मां की कसम खाने को तैयार हूं, ये 1 लाख रुपए के एसेट्स बिल्कुल ठीक है। आपने बोला, यार मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मान रहा हूं कि तुमने सारे के सारे एसेट्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिए और 1 लाख के एसेट्स रिपोर्ट कर दिए, लेकिन यार ये जो तुम मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो बेशक सही प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन यार तरीका तो गलत है ना। तुमने फेथफुली थोड़ी रिप्रेजेंट किया। तुमने जो इंफॉर्मेशन मुझे बताई है इसके अंदर कंप्लीटनेस कहां है? उसने बोला, भाई कंप्लीटनेस का क्या मतलब? आपने बोला, यार ना इसमें बताया है तुमने कि टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट कितने, करंट एसेट कितने, ना तुमने बताया नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, बाकी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स कितने, ना तुमने करंट एसेट्स का कोई ब्रेकअप प्रोवाइड किया। तो इस इंफॉर्मेशन, बेशक ये सही इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंप्लीटनेस तो नहीं है ना इसके अंदर। मुकम्मल बात तो मुझे पता नहीं लग पा रही ना। इंफॉर्मेशन का होना भी जरूरी है और उसको फेथफुली रिप्रेजेंट भी करना जरूरी है। पहली चीज कंप्लीटनेस, पूरी मुकम्मल नॉलेज दो सामने वाले को। दूसरी बात न्यूट्रल, जो भी इंफॉर्मेशन दो वो न्यूट्रलिटी के ऊपर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए बायस हो जाओ। अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर लॉस आया है इस साल तो तुम लॉस को छुपाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कोई बुरे कैश फ्लो को छुपा दो या इंपेयरमेंट को गायब कर दो या किसी और चीज को गायब कर दो, इसलिए क्योंकि तुम सामने वाले को बताना नहीं चाहते कि तुमसे गलती हो गई है। नो 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 नो। एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को शामिल करके बनाए, उसको कंप्लीटली रिपोर्ट करे और रिपोर्ट करते वक्त न्यूट्रल होना चाहिए, यानी किसी की अच्छाई या किसी की बुराई को छुपाना या ढांपना मकसद नहीं है। जो है सो है, जो है सो है। क्लियर होती है बात? ये डन। तीसरी बात, फ्री फ्रॉम एरर। हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। फेथफुली रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करो जिसके अंदर लोग ट्रस्ट कर सकें, और लोग तुम्हारी इंफॉर्मेशन को तब ट्रस्ट करेंगे जब उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, कोई झोल नहीं होगा। सर क्या इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें 0 एरर होगा, कोई एरर नहीं होगा? पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और उसके अंदर 0 एरर हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इंसान बहुत सारे एस्टिमेट्स लेता है, बहुत सारी जजमेंट्स लेता है, बहुत सारे अंदाजे लगाता है। तो उस अंदाजों की वजह से ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% एक्यूरेट ना हो,
90% तो हो सकती हैं, 95% तो हो सकती हैं, रीजनेबली एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हैं, न्यूट्रल हैं, फ्री फ्रॉम एरर हैं, तो हम बोलेंगे ये फेथफुली रिप्रेजेंटेड हैं, इनके ऊपर ईमान लाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? ये तीन लफ्ज ना याद रखना, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। क्लियर? अब आ जाते हैं जरा इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आपको मालूम है ना, इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगर हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लकब नहीं छीना जाएगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये हो तो बहुत अच्छी बात है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप देखेंगे मेरे साथ चल के, आईएएस और आईएफआरएस, उसमें हर दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसी ही कंडीशन डाली गई होती है जो कि इस एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट करती है। तो बेशक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर ये एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाजिम नहीं करार दी जाती, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक उठा के कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर ले, तो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करना लाजिम व मजलूम होता है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पीछे चले जाते हैं। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दी गई वो वाली बात लाजिम तौर के ऊपर फॉलो करनी ही करनी पड़ती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करना लाजिम नहीं है, लेकिन लाजिम है। लाजिम नहीं है लेकिन लाजिम है। लाजिम नहीं है लेकिन अगर आईएएस और आईएफआरएस में आ जाए तो लाजिम है। क्लियर होती है बात? क्या क्या इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आईएएस भी प्रपोज करता है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बनाओ जो कि कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब क्या हुआ? कहने लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बनाओ जो कि कंपेरेबल हो विद पास्ट पीरियड्स। इसको कहा जाता है इंटरनल कंपेरेबिलिटी। और कहते हैं ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ जो कि डिफरेंट एंटिटीज के साथ भी कंपेयर हो सके, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी। क्या मतलब? कहते हैं आइडियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर कंपैरिजन पॉसिबल हो। हमने बोला भाई कंपैरिजन किस चीज का? कहने लगे मिसाल के तौर पे हम पास्ट पीरियड से कंपेयर कर सकें। आपको पता है पास्ट पीरियड से कंपैरिजन पॉसिबल हो तभी ऐसा होता है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे कोई एंटिटी इनकम स्टेटमेंट बना रही है, तो अगर इनकम स्टेटमेंट बना रही है 20x2 की, तो लाजिम तौर के ऊपर इसके ऊपर पास्ट डाटा बराबर में ही रिपोर्ट करेगी 20x1 का। क्यों? इसी कंपेरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि भाई जहां पे इस साल का डेटा दिखाएं वहीं पे पुराने साल का डेटा भी दिखाएं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी यूजर इस्तेमाल करे उसके लिए कंपेरेबिलिटी आसान हो जाए। तो इंटरनल कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन विद पास्ट पीरियड्स। सर अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसका पहला साल हो, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस हो, सर उसका तो पिछला साल होगा ही नहीं, तो फिर आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? तभी तो बोला है ये कंपेरेबिलिटी एक एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर कंपेरेबिलिटी एक फंडामेंटल क्वालिटेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक होती, तो पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ न्यू कंपनी बनाना अजाब हो जाता, बन ही नहीं सकती थी बेटा ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए ये एक एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल नहीं है। फिर एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी। एक्सटर्नल कंपेरेबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी फॉर्मेट के अंदर बनाई जाए, ऐसे ही बनाई जाए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कंपेयर किया जा सके। ऐसा ही होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर, आईएएस और आईएफआरएस के तहत। जैसे हमने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आईएफआरएस 18 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, ताकि सब लोग अगर आईएफआरएस 18 को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो फिर कंपेरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लाने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। जितनी कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के तहत, मिसाल के तौर पे एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो डिप्रिसिएशन के लिए, ताकि आपकी इस साल की इंफॉर्मेशन पिछले साल की इंफॉर्मेशन से कंपेयर हो सके। हाँ,
आप अगर इस साल अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो 5% के ऊपर, तो आइडियली अगले साल भी 5% के ऊपर बना लो ताकि कंपैरिजन अच्छा हो सके। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल, अभी आईए 16 में चल के पढ़ते हो आप लोग, कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल इस साल इस्तेमाल कर रहे हो तो अगले साल भी वही इस्तेमाल करो ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो सके। क्लियर? कहने वाले लोग ये कहते हैं कि कंपेरेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डिस्क्लोजर्स दिए जा सकते हैं ताकि डिस्क्लोजर दे दे के सामने वाले को समझाया जा सके कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपेरेबिलिटी। दूसरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरीफाइबिलिटी। सर जी वेरीफाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो इनहैंस हो जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी अगर उनके अंदर ट्रस्ट मौजूद हो। सर ट्रस्ट कैसे आएगा? सर ट्रस्ट तब आएगा जब आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है जो कि वेरीफाइबल है, यानी इंडिपेंडेंट नॉलेजेबल ऑब्जर्वर कैन रीच अ कंसेंसस अबाउट द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगी जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी इस्तेमाल की गई हो जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट आ सकता हो। लोगों का ट्रस्ट तब आएगा जब इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड की जाएगी कि वो वेरीफाइबल हो। सर वेरीफाइबल किससे हो? भाई हर एक से वेरीफाइबल नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनिलीवर की जाके कल को बेल बजाएं और बोले भाई मुझे तुम्हारा प्लांट वेरीफाई करना है जो तुमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ था, वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन अगर कम से कम कोई इंडिपेंडेंट, कोई रिसर्चर या कोई टैलेंटेड बंदा या कोई गवर्नमेंट का बंदा या कोई रेगुलेटर का बंदा अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहे तो कम से कम वो वेरीफाई तो कर सकता हो, वेरीफाई तो कर सकता हो। मिसाल के तौर पे आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट दिखा रहे हैं तो प्लांट वेरीफाइबल हो, एटलीस्ट किसी एक्सपर्ट से वेरीफाइबल हो। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, आपके पास बहुत सारी ऑयल की इन्वेंट्री पड़ी है। हाँ एरा गैरा नथु कह रहा आपके ऑयल डिपो के ऊपर आके वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई रिसर्चर आए, कोई टैलेंटेड बंदा आए, कोई प्रोफेशनल बंदा आए, कोई स्पेशलिस्ट आए, उसको तो आप वेरीफाई करवा सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट ही तब आएगा जब वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होगी। समझ में आती है बात? आपको पता है बहुत सारी कंपनीज के लिए वेरीफाइबिलिटी एक चैलेंज बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर कोई इंटेंजिबल एसेट है। अब सवाल, इंटेंजिबल एसेट को कैसे वेरीफाई करें? कैसे वेरीफाई करें? नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है और कुछ कंपनीज के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है, तभी तो वेरीफाइबिलिटी एक फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। वरना कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कभी बन ही ना पाती। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम है नासा या आपकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स और आपने अपनी एक सैटेलाइट भेजी हुई है आसमान के ऊपर, हाँ स्पेस में भेजी है। अब एक ऑडिटर आया, कह रहे नहीं भाई नहीं, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तभी ईमान लेकर आऊंगा जब मैं अपनी आंखों से वो सैटेलाइट देखूंगा। एलॉन मस्क ने बोला बेटे थोड़ा सा इधर आइए, आइए जरा आइए आपको एक गाड़ी में बैठा के जरा स्पेस पे जोड़ के आते हैं, करिए आप वेरीफाई। हो सकती है? नहीं हो सकती ना भाई। तभी तो इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल नहीं है। बहुत सारी चीजें 100% वेरीफाई नहीं हो पाती, जो नहीं हो पाती वो नहीं हो पाती। क्लियर? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंदर ट्रस्ट तब आएगा लोगों का जब उसके अंदर टाइमलीनेस हो। इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टाइमलीनेस होनी चाहिए। सर टाइमलीनेस का मतलब क्या हुआ? टाइमलीनेस मीन्स having information available to decision makers in time to be capable of influencing their decisions. Generally, older the information, the less useful it is. क्या मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाए तो वो रेलेवेंट हो, वो फेथफुली रिप्रेजेंट भी होती हो, लेकिन वो टाइमली भी कम्युनिकेट की जाती। इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको, टाइमलीनेस से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप लोग मेरे पास पढ़ने आए हुए, मेरा फिजिकल सेंटर है, आप यहाँ पे मेरे पास पढ़ने आए हुए,
तो आप दो दोस्त थे, आपका दोस्त ना एकदम से बाहर से चलता हुआ आया और आपसे हाथ मिलाया, कहने लगा चलो यार टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपने बोला हाँ भाई चलो मैं निकल रहा हूँ यार, बस जा रहा हूँ। आप बाहर गए, सेंटर से आप बाहर गए, और जैसे ही आप बाहर गए ना, गन पॉइंट पे एक बंदे ने आपसे आपका मोबाइल छीन लिया। आप घबरा गए, आप वापस अंदर आए भागते हुए, आपने बोला अबे शिट यार, शिट यार, शिट, टीटी वाले भाई आए थे, मेरा मोबाइल चोरी करके ले गए यार। आपके दोस्त ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, बाहर टीटी वाले भाई खड़े हुए थे, मेरा भी तो उन्होंने ही चुराया है, मुझे तो पता था कि तुम्हारा भी चोरी हो जाएगा। आपने उसको बोला अबे तू कैसा आदमी है, तू पागल वागल तो नहीं है, अब क्या बता रहा है कि तेरे को पता था कि बाहर टीटी वाले भाई खड़े हैं और मैं जाऊंगा तो मेरा भी चोरी हो जाएगा, अब बताने का क्या फायदा। उसने बोला यार, आपके दोस्त ने बोला यार मैंने तुम्हें टेक केयर कहा तो था। अरे भाई अब क्या बता रहे कि तेरे को पता था कि बाहर मोबाइल चोरी कर लेंगे, पहले बताता तो इस इंफॉर्मेशन की वैल्यू भी होती। अब अगर तू मेरे को खड़े होके ये बोलेगा कि मुझे तो पता था कि आज तेरा मोबाइल चोरी होगा ही होगा, तो इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं, ये इंफॉर्मेशन तो जाया हो गई, ये इंफॉर्मेशन तो मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। इंफॉर्मेशन वही अच्छी होती है जो जिसके अंदर टाइमलीनेस हो, वक्त पे जो बात पता लग जाए उसकी वैल्यू है, वक्त पे ना पता लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर। फिर इंफॉर्मेशन वही काम की है मेरे प्यारे बच्चे जिसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो काम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी वो क्वालिटी इनहैंस हुई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अंडरस्टैंडेबल थ्रू क्लियर एंड कंसाइज क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाई जाएं तो साफ सुथरी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर तमीजदार बनानी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है और खास तौर पे नॉन अकाउंटेंट्स को देखा है, अपने वर्किंग पेपर्स कह लो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लो, इतनी बॉन्डी गंदी बनाते हैं कि उसको देख के दिल नहीं चाहता कि इसको रीड करे। मेरे पास मेरा कोई जूनियर काम करता है ना, गंदी इंफॉर्मेशन लेके आता है, देखने में गंदी होती है ना, मैं तो पढ़ता ही नहीं आगे, मैं बोलता हूँ भाई पहले साफ करके ला। मैं इतना दिमाग थोड़ी लगाऊंगा तेरी शीटों में घूमता रहा और जाके देखूं क्या है, काम की इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है। इट शुड बी क्लियरली एंड कंसाइजली प्रेजेंटेड। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए? सर क्या पान वाला भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ले, इतनी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उर्दू में लिख के दे दे? नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि हर वो बंदा जिसके पास रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग हो उसको आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आती हो। हम ये नहीं कहते, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि पान वाले को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाए, बस हर उस बंदे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाए जिसको रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे आपको समझ में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए, किसी भी कोई भी ऐसा बंदा जो इसके बाद रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, रीजनेबल नॉलेज ऑफ फाइनेंस है, उसको समझ में आ जाए। सर मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने एक बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करी, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी, मतलब कोई ट्रांजैक्शन यूं थी कि 6 बैंक्स इन्वॉल्व थे, एक जगह हमने सऊदी के अंदर लैंड खरीदा, वहां पे कोई ऑयल वेल हमने गिरवी रखवाया था, बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स थी ट्रांजैक्शन हमने करी। सर फिर तो ये ट्रांजैक्शन हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपोर्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर दी तो शायद जिनके पास रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है उनको भी समझ में नहीं आएगी। सर जब उनको समझ में नहीं आएगी तो क्या फायदा, ये तो हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सबर 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 बेटा, याद रखना, अगर कंपनी ने कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करी तो उसको आप छुपा नहीं सकते। सर लेकिन वो तो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, एक के दुक्के बंदे को दुनिया में समझ में आती है वो ट्रांजैक्शन, किसी को समझ में नहीं आएगी। सर कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर इतनी मुश्किल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करूंगा तो? बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी एक एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल नहीं है। रेलेवेंस फंडामेंटल था, तो हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल होना जरूरी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी इज जस्ट एन एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई आम आदमी, कोई आम अकाउंटेंट ना भी समझ पाया तो वो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को आप रिपोर्ट ही ना करें क्योंकि आपको डर ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी इंपेयर हो जाएगी या क्वालिटी कम हो जाएगी। कोई क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, ये एक एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, आप जरूर जाके बताएं। क्लियर। फिर इन सारी बातों को समझने के बाद एक बात का ये जरूर खास ख्याल रखना कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की कॉस्ट
कभी भी उससे आने वाले बेनिफिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अकाउंटेंट्स का ना एक फलसफा है, अकाउंटेंट्स का फलसफा ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं बनाना चाहते कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के अंदर कॉस्ट ज्यादा लग रही हो, बेनिफिट्स कम आ रहे हो। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ना अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। उन्होंने मुझे बोला कि यासिर भाई आप मुझे फाइनेंशियल्स बना के दे दिया करें। अच्छा, हमारे अच्छे दोस्त थे, मैंने बोला बिल्कुल बना के दे देंगे यार, कोई टेंशन नहीं है, तुम टेंशन ना लो, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम समझ लो जैसे कि मैंने जॉब कर ली तुम्हारे पास, मैं तुम्हें पूरा हिसाब किताब बना दूंगा। अच्छा, 4, 6, 8, 10, 20 दिन गुजरे, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला यार तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना के दे दो यार, ये क्या है यार, बना के दो ना यार, मतलब आपसे बात हुई थी, आप बना के दे दो ना। मैंने बोला अच्छा तुम्हारे पास बच्चे कितने, कह रहे 2। मैंने बोला तेरे को लगता है कि मेरा टाइम इतना कीमती है कि तेरे 2 बच्चों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दूंगा मैं? क्या बनाऊं इसके अंदर? मेरा टाइम इतना कीमती तेरे को नहीं लग रहा है कि मैं तेरे को 2 बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे बनाऊंगा? मतलब तू हिसाब किताब वो कर ले जो तेरे को समझ में आता है भाई, छोटी मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना, अल्लाह अल्लाह जाने तू जाने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कॉस्ट उसके बेनिफिट्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये हर अकाउंटेंट के दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर होती है बात? ये डन। अब देखें, अब हम लोग अपने लास्ट फेज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की स्टडी के ऊपर हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्योंकि लिखी हुई है तो इसको ब्रीफली डिस्कस करना जरूरी है, और वो ये है कि की पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया गया है। की पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको पता है 5 चीजें हैं। हम अपनी पहली क्लास ऑफ अकाउंटिंग से 5 चीजें पढ़ते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंस। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा सब चीजों के ऊपर, मैं इन 3 चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब ये बात समझते हैं कि इक्विटी क्या है, हम सब ये बात समझते हैं इनकम और एक्सपेंसेस क्या है। शायद मैं इक्विटी पे थोड़ी सी बात कर लूं, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। बड़ा ब्रीफली इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एसेट्स की बात करें, देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी जो हमारी होली बुक है, यानी जिसकी बेसिस के ऊपर हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो ये कह रही है कि भाई एन एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। एसेट क्या है? इट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। कहते हैं एसेट जरूरी नहीं है कि हर बार टेंजिबली हो, एसेट जरूरी नहीं है कि हर बार लीगल फॉर्म के अंदर ही हो। मिसाल के तौर पे भाई, मैंने ये पेन खरीदा, क्योंकि ये पेन मैंने खरीदा, इसका लीगल टाइटल मेरे पास है, तो ये पेन मेरा हुआ। समझते हैं बात? लेकिन कभी कभार कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका लीगल टाइटल आपके पास मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी लीज के ऊपर ले ली। अब गाड़ी अगर आपने लीज के ऊपर ले ली तो उस गाड़ी का लीगल टाइटल तो बैंक के पास होगा, बैंक ने कागजात अपने नाम के ऊपर कराए होंगे, लेकिन इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं ना। तो एसेट की डेफिनेशन में क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी इस्तेमाल करे किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स को, उस पार्टी का एसेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? लीजेस का एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम IFRS 16 के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से बात को समझें। एसेट की डेफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि हर वो चीज जिसका लीगल टाइटल आपके पास है वो आपका एसेट है। नो, एन एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट। राइट का मतलब क्या होता है सर? सर राइट का मतलब होता है हक। एन एसेट इज हक। कोई भी चीज जो कि आपको हक प्रोवाइड करे उसको इस्तेमाल करने का, ताकि आप उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर सकें, उस चीज को क्या कहा जाएगा? आपका एसेट। आपका एसेट। बात समझ में आती है? आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए, उस ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप पड़ा है, आपने उस लैपटॉप के ऊपर मूवीज देखना स्टार्ट कर दी। सवाल, क्या यह आपका एसेट है? क्या यह आपका एसेट है? सर आपने कहा था एसेट हर वो चीज है जिसको इस्तेमाल करने का आप हक रखते हो।
अपने आपको फायदा पहुंचाने के लिए। सर मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं मूवी देख के अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। सर ये लैपटॉप तो फिर मेरा हुआ, कंपनी का तो नहीं हुआ। तो उन्होंने डेफिनेशन को कंप्लीट मारा, कहने लगे एन एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। देखो सच बात यह है कि लैपटॉप अभी भी कंट्रोल में किसके है? कंपनी के ही कंट्रोल में है। आपने बोला सर कहां से कंपनी के कंट्रोल में है? मैं तो इसको अपने बैग में डाल के घर ले जाता हूं। बेटा तुम बैग में डाल के घर ले जाते हो, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डली हुई है, इसके अंदर जो एंटीवायरस डला हुआ है, जो बेटा इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम्स डले हुए हैं, जो कि सारा नेटवर्क का सिस्टम डला हुआ है, जो तुम्हें ड्राइव्स का एक्सेस मिला हुआ है, बेटा वो सारा कंपनी की तरफ से है। तो दर हकीकत सच बात यह है कि कंपनी ही इस एसेट को कंट्रोल करती है। अगर कल को तुम किसी और डिपार्टमेंट जा रहे होगे, या मुल्क छोड़ के जा रहे होगे, या तुम रिजाइन करके जा रहे होगे, तो एंटिटी तुमसे ये वापस छीनेगी। तो इसका मतलब इस एसेट के ऊपर कंट्रोल उसी का है। देखो बेटा, हर वो चीज जिसको तुम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करो, या बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने का हक रखते हो, हर वो चीज तुम्हारा एसेट नहीं है। हर वो चीज तुम्हारा एसेट है जिसको तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, और उसको एंटिटी कंट्रोल भी करती हो। क्लियर? और वो आया हो आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। वो आया हो आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एसेट की पहचान उसका पास्ट इवेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये एक पेंसिल है और ये क्लास में रह गई, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे क्लास के अंदर आया और मैंने क्लास से ये पूछा कि भाई ये एक पेंसिल है, ये क्लास में रह गई थी, ये किसकी है? एप्पल पेंसिल है, हाँ किसकी है ये? दो बच्चे आ गए, एक बच्चे ने बोला सर ये मेरी है, दूसरे बच्चे ने बोला सर ये मेरी है। बच्चा पहले वाला लड़ने लगा, भाई ये मेरी है यार, क्या हो गया आपको? दूसरा वाला भी लड़ने लगा, यार ये मेरी है यार, क्या हो गया आपको? मैंने बोला भाई ये आप दोनों की है, ये प्रूफ कैसे करोगे? क्या कोई पास्ट इवेंट है इसको प्रूफ करके दिखाने का? क्या कोई पास्ट इवेंट है इसको प्रूफ करके दिखाने का? कोई रसीद वसीद है तुम लोगों के पास? कहने लगे सर वो रसीद तो नहीं है हमारे पास। रसीद कहाँ मिलती है सर एप्पल की? मैंने अपनी जेब से रसीद निकाली और सामने वाले को दिखा दिया, मिलती है ना रसीद। भाई ये पेंसिल ना तेरी है ना तेरी है, ये मेरी पेंसिल है भाई, मजाक कर रहा था चेक करने के लिए। बात समझ में आती नहीं आती? तो मेरी जान, हमेशा इस बात का ख्याल रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, किसी भी एसेट की पहचान उसके पास्ट इवेंट के अंदर होती है। जब ऑडिटर आता है ना और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना स्टार्ट करता है, तो वो ऑडिट करते हुए भी क्या चेक कर रहा होता है? वो प्रूफ मांगता है, वो पास्ट इवेंट को चेक करता है कि अच्छा हाँ, अगर आपके पास जो है कोई एसी लगा हुआ है तो इस एसी को कभी ना कभी खरीदा होगा, खरीदा है तो क्या इसकी एंट्री बनी थी, उस एंट्री के पीछे कोई इनवॉइस थी, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट था, वही सारी चीजें तो वेरीफाई करता है। तो बेटा एसेट हर वो इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसको कंट्रोल भी करते हो और उसके पीछे कोई ना कोई पास्ट इवेंट होना लाजिम है। क्लियर बेटा? फिर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के लिए कहते हैं अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज फर्ज, यानी लाजिम, मैंडेटरी। क्या मतलब? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एंटिटी हैज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड। हर वो काम आपकी जिम्मेदारी है जिसको अवॉइड करने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद नहीं है, प्रैक्टिकल एबिलिटी आपके अंदर मौजूद नहीं है। हर वो काम जिसको अवॉइड करने की एबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है, बेटा वो चीज क्या है? आपकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन सर क्या हर ऑब्लिगेशन हमारी लाइबिलिटी है? क्या हर ऑब्लिगेशन हमारी लाइबिलिटी है? नहीं। हर वो ऑब्लिगेशन तुम्हारी लाइबिलिटी है जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। हर वो ऑब्लिगेशन तुम्हारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगी जो कि तुम्हारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक बंदे को आपने बुलाया और बंदे को बुला के आपने ये बोला कि देखो मैं तुम्हें एक परचेज ऑर्डर दे रहा हूं, यानी मैं तुम्हें एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिख के दे रहा हूं कि तुम मुझे ये पेंसिल 10 पहुंचा दो। तो और जब तुम मुझे ये 10 पेंसिल पहुंचाओगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं लाजिम कहता हूं कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए पे करूंगा। अभी आपने उस बंदे से डील की है, उसको परचेज ऑर्डर इशू किया है, आपने उसको ये बोला
कि जब तुम मुझे 10 पेंसिलें लाके दोगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। बेटा अगर एंटिटी ने एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर सामने वाले को परचेज ऑर्डर पे लिख के दे दिया कि हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, तो क्या ये कंपनी ने अपनी तरफ से लाजिम व मजलूम नहीं कर दिया? यानी ये लाजिम करार नहीं दे दिया कि हम अब सामने वाले को 3 लाख रुपए देंगे ही देंगे। परचेज ऑर्डर दे चुके हैं सामने वाले को, अपनी जबान दे चुके हैं यार सामने वाले को। सर क्या परचेज ऑर्डर देने के ऊपर लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए है? बेटा जवाब है ना 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 ना। बेटा उस परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब 10 पेंसिलें लाके दोगे तो $3 लाख देंगे। यानी बात समझ रहे हो? बेटा अ लाइबिलिटी इज समथिंग जिसके पीछे कोई ना कोई पास्ट इवेंट होना जरूरी है। हमारी लाइबिलिटी, अब ये जो हमने परचेज ऑर्डर के ऊपर लिख के दिए ना कि हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे, ये हमने एक फ्यूचर का वादा किया है। ये फ्यूचर का वादा मेरे ऊपर लाजिम तब तक नहीं होगा जब तक वो पेंसिलें लाके दे नहीं देता। एक बार उसने मुझे एप्पल पेंसिल लाके दे दी और मेरे हाथ पे रख दी, तो नाउ आई एम प्रेजेंटली ऑब्लाइज्ड टू पे हिम। बेशक मैं उसको पे 60 दिन बाद जाके करूं, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है, अब मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो चुकी है कि मैं सामने वाले को पे करूंगा ही करूंगा। अब मैं बच के नहीं निकल सकता। बात समझ में आती नहीं आती? एक और मिसाल देता हूं। एसीसीए वाले हमसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। एसीसीए वाले हमसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं, और आपको पता है एसीसी वालों ने बोला हुआ है मिसाल के तौर पे आपने हर साल 100 पाउंड 100 पाउंड 100 पाउंड 100 पाउंड 100 पाउंड हमें सब्सक्रिप्शन पे करनी ही करनी है। यानी हर नया साल जब शुरू होगा तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप 100 पाउंड पे करेंगे एसीसी को। अब मिसाल के तौर पे आज आपने एसीसी क्वालिफाई कर लिया और अब आपने सारी जिंदगी एज एन एसीसी काम करना है। लेट्स से आपको 10 15 20 साल की नौकरी और करनी पड़ेगी आप एज एन एसीसी। अब सवाल ये 10 15 साल आपने एज एन एसीसी और काम करना है, तो क्या आप इस आने वाले 10-15 साल की जो एसीसीए की सब्सक्रिप्शन है, जो कि आपको अल्टीमेटली पे करनी पड़ेगी, क्या आप उसको आज अपनी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हो? नो नो बेटा, नो बेटा, इट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। इट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी तभी रिपोर्ट हो सकती है आपकी बुक्स के अंदर जब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाए। बेटा एसीसी की सब्सक्रिप्शन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है। बेटा सॉरी, लाइबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। बेटा एसीसी की सब्सक्रिप्शन एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। एसीसी की सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है। जब भी नया साल स्टार्ट होगा तो आपने पेमेंट करनी होगी। अब आने वाले साल तो अभी स्टार्ट हो ही नहीं, जब आने वाले साल अभी स्टार्ट हो ही नहीं तो आपकी जिम्मेदारी बनी नहीं, और क्योंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं बनी तो आप अपनी बुक्स में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बात समझ में आती है? तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन इज नॉट योर लायबिलिटी बट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज योर लायबिलिटी। क्लियर? सर यहां से एक और सवाल आया, सर मैंने एक बैंक से लोन लिया, बैंक वाले ने बोला 5 साल में वापस कर देना। सर मैंने पैसे तो 5 साल में जाके वापस करने, तो अपनी बुक्स में आज लोन को एज अ लायबिलिटी क्यों रिपोर्ट करूं? बेटा जवाब है, इसका जवाब है, बेटा जब आपने बैंक से लोन लिया ना तो सारे पैसे आज ही ले लिए थे। बैंक ने आपको रिलैक्सेशन क्या दी है कि 5 साल बाद अपना उधार चुका देना, लेकिन बेटा बैंक से तुम पूरे 5 लाख रुपए आज ही ले चुके हो। तो अगर तुमने बैंक से पूरे पैसे आज ही ले लिए हैं तो जिम्मेदार तो तुम आज से ही हो गए हो। बैंक ने फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी है कि झुका 5 साल बाद देना। बेटा ये दो अलग अलग बातें। देखो एसीसीए वाले मुझसे आज कल की सब्सक्रिप्शन मांग ही नहीं सकते, उनका राइट ही नहीं है मुझसे मांगने का। क्यों? मैं बोलूंगा भाई एसीसीए की एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, तो जब तक एक नया साल आया ही नहीं मैं पे करने के लिए आपको लायबल ही नहीं हूं। लेकिन बैंक वाला मुझसे चाहे, अगर कानून उसको इजाजत दे, तो बैंक वाले ने अगर आज मुझे 5 लाख रुपए का लोन दिया तो बेशक उसने कहा हो कि यार आराम से 5 साल में पे कर देना, लेकिन चाहे तो वो आज भी मुझसे पैसे रिकवर कर सकता है, चाहे तो आज भी मुझसे वो पैसे मांग सकता है, बिकॉज दे हैव गिवन मी दैट लोन। वो चाहे तो मुझसे वो पैसे मांग सकता है। क्लियर होती है बात? तो बेटा मांगेगा नहीं वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन चाहे तो मांग सकता है। हाँ, तो कानून के तहत उसने मुझे लोन दिया, मैं तो आज से ही लायबल हूं उसको पैसे वापस करने के लिए। हाँ, पेमेंट टर्म्स ये कह रही है कि थोड़ा 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 करके पे करना। तो लायबिलिटी, हर वो लायबिलिटी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अगर कोई ऑब्लिगेशन फ्यूचर की है,
फ्यूचर का मतलब क्या होता है, यानी वो आपके ऊपर ड्यू ही फ्यूचर के अंदर होगी, तो वो आज आपकी बुक्स में रिपोर्ट नहीं हो सकती। जो लाइबिलिटी ड्यू आज से हो गई, बेशक फ्यूचर में सेटल होने वाली हो, अगर वो ड्यू आज से हो गई है तो फिर वो लाइबिलिटी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, बिकॉज अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्लियर बेटा? एक आखिरी चीज समझ लो, इक्विटी, बाकी इनकम और एक्सपेंसेस में कोई खास बात नहीं है बेटा। इक्विटी की डेफिनेशन होती है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। बेटा ये डेफिनेशन जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बचपन में पढ़ा होगा, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट्स या तो अपनी रिसोर्सेज से आते हैं, यानी अपनी जेब से आते हैं, या तो एसेट्स आप या तो उधारी से आते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट्स या तो आपके अपने पैसे से आएंगे, यानी ओनर के पैसे से आएंगे कैपिटल, या फिर किसी और के पैसे से आएंगे, यानी लायबिलिटी। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर इसी फॉर्मूला को आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी वॉट एवर एसेट्स रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, whatever assets remain after deducting all liabilities, इसको बोला जाता है equity, equity, equity। क्लियर होती है आपको ये बात? डन। अब मेरे दोस्तों यहां पे आके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हमें जितनी बातें पढ़नी जरूरी थी ना, हमने वो सारी की सारी बातें आके पढ़ ली। लेकिन एक बात मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूं। एक सवाल है, what happens if there is a conflict between कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड IAS और IFRS? एक सवाल आया है, सर आपने बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IAS और IFRS की रूह है। यानी मैं अक्सर एक कहावत कहता हूं कि देखो IAS और IFRS कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देख के बनता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IAS और IFRS को देख के नहीं बनता। यानी जब भी कभी कोई स्टैंडर्ड सेटर IAS और IFRS बनाने लगता है तो वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की लर्निंग्स को रेफर करता है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई मुसलमान अगर किसी सुन्नत को फॉलो करना स्टार्ट करेगा ना, तो उस सुन्नत को कोरॉबरेट करता है कुरान से। यानी होली बुक ऑफ कुरान के अंदर अल्टीमेट नॉलेज है और वहीं से भी सुन्नतों की मीनिंग निकल कर आती है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर कभी है, देखो ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कोई होली बुक नहीं है, इट इज अ मैन मेड चीज। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और IAS और IFRS के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाए? बिल्कुल आता है। और हम स्टैंडर्ड्स पढ़ाते हुए आपको बताते भी हैं कि देखो ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बात कह रहा है, लेकिन देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उलट बात लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि सर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम किसकी माने एज अकाउंटेंट? हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की माने या IAS और IFRS की माने? हम किसकी माने? आप बताएं हमें किसका मानना चाहिए? आप बताएं। IAS एंड IFRS प्रिवेल। देखो बेटा, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिवाइज्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के आने से पहले दुनिया में मौजूद थे और वो बहुत डिटेल्ड हैं। उनको इजीली रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज भी लगेंगी और बहुत सारी अलाइनमेंट भी चाहिए होगी दुनिया के अंदर। इसीलिए ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क खुद इस बात को बयान करता है कि अगर मेरे और IAS और IFRS के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो तुम IAS और IFRS को फॉलो कर लेना, क्योंकि IAS और IFRS को बनाया जाता है खूब डिलिब्रेशन के बाद। तो अगर खूब डिलिब्रेशन के बाद किसी चीज को बनाया गया है और बहुत डिटेल्ड तरीके से उसको बनाया गया है, तो अगर फॉलो करने की बात आएगी तो उसको फॉलो करना, क्योंकि उसमें गाइडेंस ज्यादा प्रोवाइड की गई। फिर ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हार जाता है। याद रखना, जब भी कभी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और IAS और IFRS के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो IAS और IFRS विल प्रिवेल। बेशक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ खिलाफ वर्जी हो रही हो, लेकिन फिर भी IAS और IFRS को ही फॉलो किया जाएगा। क्लियर होती है बात? ये डन? बात समझ में आती है? चलें, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।